नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरु क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं RSCIT की एग्ज़ाम के बारे में। तो RSCIT की एग्ज़ाम का अपडेट आप सभी लोगों को मिल गया होगा। RSCIT की एग्ज़ाम है वो 27 अप्रैल 2025 यानी रविवार के दिन होने जा रही है और उम्मीद है कि आप सब लोग तैयारी के अंतर्गत लगे हुए होंगे, यानी ज़ोरों शोरों से आप अपनी RSCIT की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम आज इस क्लास के अंतर्गत कुछ मैराथन क्लासों के बारे में बात करने वाले हैं। यानी हम यहाँ पे कुछ मैराथन क्लास है वो चालू करने जा रहे हैं ताकि आपकी जो तैयारी है वो थोड़ी और मजबूत हो सके और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो हम बिना किसी देरी के RSCIT की इस एग्ज़ाम की अपडेट के साथ ही हमारी जो पहली मैराथन क्लास है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है RSCIT मैराथन क्लास नंबर 1। RSCIT की मैराथन क्लास की श्रृंखला के अंतर्गत पहले नंबर की हमारी क्लास है। सबसे पहला प्रश्न है, विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस वेब ब्राउज़र से बदल दिया गया है। यानी जब हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे सिस्टम में लोड करते हैं तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उसमें आपसे पूछा गया है कि जो विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे पहले हमारे सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे उसमें वेब ब्राउज़र के रूप में इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था। लेकिन अब विंडो 10 के अंतर्गत इसी इंटरनेट एक्सप्लोरर को कौन से वेब ब्राउज़र में चेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है, ये आपको बताना है। तो विकल्प आपको दिए गए हैं यहाँ पे विंडोज स्टोर, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज दिया है, गूगल क्रोम दिया है, माइक्रोसॉफ्ट क्रोम दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। यानी माइक्रोसॉफ्ट एज है, उस माइक्रोसॉफ्ट एज से हमारे इस प्रश्न को, हमारे इस वेब ब्राउज़र को, इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस किया गया है। यानी अब विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउज़र होता है वो आपको देखने को मिलता है। आप इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ऐसा कि ये प्रश्न है वेब ब्राउज़र का, तो वेब ब्राउज़र से आपसे एक या दो तरीके के प्रश्न और पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न आता है कि आपका जो वेब ब्राउज़र है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो वेब ब्राउज़र है ये भी एक सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। और प्रश्न में आपसे पूछा गया कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, तो इसका हमारा आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी जो वेब ब्राउज़र होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो इसका आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ से अगला आपका प्रश्न आता है कि जो वेब ब्राउज़र होते हैं इन वेब ब्राउज़र के अलग अलग नाम होते हैं। तो इन नामों के आधार पे आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है और कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। तो वेब ब्राउज़र के उदाहरण को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो उस केस में आपको वेब ब्राउज़र के नाम पता होने चाहिए। तो जो टॉप मोस्ट आपके वेब ब्राउज़र हैं जिनके एग्जाम्पल को लेकर के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके अंदर
जैसे कि आपको यहाँ पे नाम दे रखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसी के साथ में आपका आ जाता है क्रोम। क्रोम को हम गूगल क्रोम भी बोलते हैं, तो क्रोम या फिर गूगल क्रोम। इसके अलावा यहाँ पे आपका आ जाता है यूसी ब्राउज़र, साथ ही आपका आ जाता है नेटस्केप नेविगेटर। इस तरीके से ये नाम आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ में आपका आ जाता है मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स। इसके अलावा आपका सफारी, इसके अलावा आपका ओपेरा मिनी। तो कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल आपको मिलते हैं। साथ में माइक्रोसॉफ्ट एज, जैसे अभी विंडो 10 के बाद तो माइक्रोसॉफ्ट एज, तो ये सारे के सारे आपके ब्राउज़र के उदाहरण हैं और ये नाम आपको पता होने चाहिए। तो जब इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, कौन सा नहीं है, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज यूटिलिटी, यानी विंडो की ऐसा कौन सा फंक्शन है या फिर कौन सा टूल है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को मिटाने में किया जाता है, या फिर कौन सी विंडो यूटिलिटी अनावश्यक फाइलों को मिटा देती है। तो यहाँ पे जो विकल्प दिया है वो है बैकअप रिस्टोर विजार्ड, क्लीन डिस्कअप, इसके अलावा डिस्क डिफ्रेगमेंटर और एक दिया है फायरवॉल। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है, जो कि विंडोज की यूटिलिटी है और हमारे सिस्टम की जो अनावश्यक फाइलें होती है उनको हटाने का काम करती है, उसका नाम है डिस्क क्लीनअप। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है बी। डिस्क क्लीनअप के द्वारा विंडोज यूटिलिटी से जो भी अनावश्यक फाइलें होती हैं उस विंडोज यूटिलिटी के द्वारा डिस्क क्लीनअप जिसका नाम है उसके द्वारा अनावश्यक फाइलों को हटाया जाता है। अगला प्रश्न आता है आपका, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या फिर इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में कौन मदद करता है। तो दुर्भावनापूर्ण जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटर कर जाते हैं नेटवर्क या फिर इंटरनेट के माध्यम से, उनको हम वायरस बोलते हैं। तो इनको रोकने के लिए, यानी आपके सिस्टम तक पहुंचने से रोकने के लिए कौन मदद करता है, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पे विकल्प है जैसे फायरवॉल है, टोपोलॉजी है, बस है, वायरस है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फायरवॉल। फायरवॉल हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इंटरनेट और नेटवर्क के माध्यम से हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत प्रवेश करते हैं, उन सभी को रोकने में मदद करता है। तो प्रश्न का सही आंसर है आपका फायरवॉल, ए विकल्प हमारा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सा आइकन पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम को रखता है। तो विंडोज 10 की बात कर रहा है। विंडोज 10 के अंदर आपको ये बताना है कि कौन सा एक ऐसा फंक्शन है या कौन सा एक आइकन है जो पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम को रखता है। तो उस आइकन का नाम है सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे जो होता है वो पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम को रखता है। इसके साथ ही यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं जैसे पावर बटन है, अकाउंट ऑप्शन है, टास्क बार है, तो जो सही आंसर है वो है इसका ए विकल्प। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न आता है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है। यानी अभी हमने बात की थी पिछले प्रश्नों के अंतर्गत, उसमें भी एक ऐसा ही प्रश्न था
कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत नेटवर्क या फिर इंटरनेट के माध्यम से जो दुर्भावनापूर्ण जो आपके सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम जो कि एंटर कर जाते हैं उनको रोकने का काम कौन करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि जो दुर्भावनापूर्ण आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पे विकल्प दिए हैं अपडेट एवं सिक्योरिटी, इसके लिए एंटीवायरस दिया है, फायरवॉल दिया है और वायरस दिया है। तो जो दुर्भावनापूर्ण है हमारे सिस्टम के लिए उसका नाम है वायरस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका डी विकल्प। अगला प्रश्न आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। MS वर्ड 2019 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उद्देश्य या फिर उपयोग क्या है। तो स्ट्राइक थ्रू का उपयोग यहाँ पे पूछा गया है, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का। तो यहाँ पे जो विकल्प है वो है चयनित पार्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है, चयनित पार्ट के बीच रेखा खींचता है, पार्ट के नीचे रेखा खींचता है और एक बेस लाइन के नीचे छोटे अक्षर बनाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्ट्राइक थ्रू जो फंक्शन होता है ये आपके चयनित पार्ट या टेक्स्ट के बीच में लाइन खींचता है। तो बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, यह चयनित पार्ट के बीच में एक रेखा खींचता है। अगला हमारा प्रश्न है ईमेल की खामी क्या हो सकती है। तो ईमेल की कमी या खामी आपको इसमें बतानी है। इसमें आपको दिया गया है ईमेल को उपयोगकर्ता तक भौतिक रूप से पहुंचाने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं। इसके अलावा ईमेल भेजना बहुत महंगा होता है और लास्ट ऑप्शन में दिया है ईमेल लोड होने में धीमा है। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको ऐसे लग रहा है कि जो ईमेल की खामी हो सकती है। तो जो सही आंसर है इसका वो है डी विकल्प है, यानी ईमेल लोड होने में धीमा होता है या फिर धीमा है, ये ऑप्शन कहीं ना कहीं ईमेल की खामी को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका डी विकल्प है। इसके बाद अगला जो आपका प्रश्न है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए माउस की किस तकनीक का उपयोग करना होता है। यानी हमें किसी भी फाइल या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है उस प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए हमें माउस के कौन से बटन का उपयोग करना होता है, ये हमसे इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे एक विकल्प दिया है ड्रैगिंग, एक आपका दिया है राइट क्लिकिंग, एक दिया है डॉपिंग, एक दिया है शिफ्ट क्लिक करना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका राइट क्लिकिंग, यानी राइट क्लिक करके और आपको वहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप उस पर जाके और किसी भी ऑब्जेक्ट या फाइल की प्रॉपर्टीज तक पहुँच सकते हैं। तो बी ऑप्शन है ये हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे विकल्प दिया है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है, इसके अलावा विंडोज फोन ओएस ये भी होता है, एप्पल आईओएस ये भी होता है, गूगल जेमिनी ये नहीं होता। प्रश्न में भी यही पूछा है कौन सा उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गूगल जेमिनी, जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है वो है कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखाई देगा, यह जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। तो दस्तावेज का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल से। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर किसी भी दस्तावेज में मुद्रित का मतलब होता है प्रिंट होने से। तो प्रिंट होने से पहले आप किसी भी फाइल को जांचने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है जैसे फाइल प्रीव्यू है, प्री प्रीव्यू है, प्रिंट प्रीव्यू है और इसके अलावा स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो सही आंसर है इसका प्रिंट प्रीव्यू, यानी सी विकल्प है। तो प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा हम फाइल को प्रिंट करने से या मुद्रित करने से पहले देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है डिजिटल हस्ताक्षर किसे प्रमाणिकता प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 4 विकल्प दिए, पीडीएफ को कर सकते हैं, ईमेल संदेश को भी कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज को भी कर सकते हैं और इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है दस्तावेज की हार्ड कॉपी। तो दस्तावेज की हार्ड कॉपी को नहीं कर सकते। डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसी उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने से पहले किसकी आवश्यकता होती है।
तो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए भैया सबसे पहले हमें इंटरनेट सेवा की आवश्यकता होती है, इसके बाद हमें इंटरनेट सेवा की आवश्यकता होती है, इसके बाद हमें मॉडेम की आवश्यकता होती है, और इसके साथ ही हमें वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। तो यानी तीनों की हमें आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है वो है डी विकल्प, 1 2 3 सभी। अगला प्रश्न है, किसी दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी कुंजी को दबाया जाता है या फिर उपयोग कर सकते हैं। तो दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल, तो किसी भी दस्तावेज में नया पैराग्राफ अगर हमें जोड़ना है या फिर बनाना है तो इसके लिए हम कीबोर्ड से कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो नए पैराग्राफ दर्ज करने के लिए, बनाने के लिए हम एंटर कुंजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे विकल्प दिया आपको कंट्रोल, अल्ट, एस्केप और एंटर। तो सही आंसर है एंटर। कीबोर्ड से एंटर कुंजी को दबाएंगे और नया पैराग्राफ हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो सही आंसर है इसका डी विकल्प। अगला प्रश्न है आपका जीमेल से। जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं। तो कंपोज का मतलब होता है बनाना। तो जीमेल में आप कंपोज पे क्लिक करके कोई भी मेल बना सकते हैं। अब आप यहाँ पे ऑप्शन जो देख रहे हैं उसमें आपको दिया गया है, आप प्राप्त ईमेल को देख सकते हैं, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, दुर्भावनापूर्ण ईमेल देख सकते हैं, या भेजे गए ईमेल देख सकते हैं। तो सही आंसर है यहाँ पर बी विकल्प, आप एक ईमेल संदेश को लिख सकते हैं, बी विकल्प। अगला प्रश्न आता है आपका, जब कॉलम जानकारी प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं होता है तो निम्नलिखित में से MS एक्सेल द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है एक्सेल से। इसमें आपसे पूछा गया कि एक्सेल के अंतर्गत किसी भी रो या कॉलम की सेल के अंतर्गत जब हम किसी जानकारी को लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं तो उस वक्त जब जानकारी हमारे कॉलम या रो की सेल की तुलना में बड़ी होती है तो फिर वो कैसी दिखाई देती है, यानी उसका प्रदर्शन कैसे होता है, किस रूप में होता है। तो यहाँ पे विकल्प दिए हैं हैज, एज, स्टार, एंड और परसेंटेज। तो हमें जब सेल की सीमा से ज़्यादा अगर मान लो कोई हमें कंटेंट लिखना होता है या जानकारी लिख देते हैं हम, तो उसके बाद वो हमें हैज, एज के अंदर दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर है वो है ए विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें आपको बोला गया है कि MS वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है। जब हम MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी फाइल को बनाते हैं तो उस फाइल को जब हम बनाते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या रहता है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो जैसे विकल्प ए में दिया है बुक 1 रहता है, शीट 1 रहता है, डॉक्यूमेंट 1 रहता है, प्रेजेंटेशन 1 रहता है। तो MS वर्ड की बात कर रहा है तो MS वर्ड का मतलब है डॉक्यूमेंट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट 1, यानी MS वर्ड की जो फाइल बनती है उसका डिफ़ॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है। तो सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, MS पावरपॉइंट 2010 में यदि आप प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या दबाना होगा। तो MS पावरपॉइंट के अंतर्गत हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो जब हम किसी भी प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए हमें कीबोर्ड की कौन सी कुंजी दबानी है ये हमें इसमें बताना है। तो एस्केप कुंजी के द्वारा आप किसी भी प्रेजेंटेशन को समाप्त कर सकते हैं या फिर उसका एंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे विकल्प दिया है एस्केप कुंजी, बैक स्पेस कुंजी, एंटर कुंजी और F1। तो प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए हम कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, एस्केप कुंजी, यानी ए विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से वर्तमान या फिर सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए, वर्तमान में कोई भी विंडो खुली हुई हो, उस वर्तमान में खुली हुई या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो
आपको यहाँ पे खुली हुई वर्तमान में या फिर जो एक्टिव विंडोज को बंद करने से संबंधित शॉर्टकट कुंजी के बारे में इसमें पूछा गया है। तो विकल्प दिया है अल्ट F4, इसके अलावा एक दिया कंट्रोल F4, कंट्रोल F6 और कंट्रोल एस्केप। तो इसका सही आंसर है वो है आपका अल्ट के साथ में F4। अल्ट F4 कुंजी के द्वारा हम किसी भी या फिर वर्तमान में खुली हुई सक्रिय विंडो को बंद कर सकते हैं। तो ए विकल्प हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन का मतलब इंटरनेट पर जब हम किसी सूचना को खोजते हैं, देखते हैं, तो उसके लिए हमें सर्च इंजन का उपयोग करना होता है। जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, ये सर्च इंजन है। तो इसी के अंदर हम हमारी सूचना को सर्च करते हैं, खोजते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा एक सर्च इंजन है, जो विकल्प दिए हैं उनमें से। तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा हुआ है, फ्लैश लिखा हुआ है, गूगल लिखा हुआ है और फायरफॉक्स लिखा हुआ है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर तो एक ब्राउजर है, जबकि पूछा है सर्च इंजन। तो सर्च इंजन यहाँ पे देखो सी विकल्प में आपको दिया है गूगल, ये फायरफॉक्स है, ये भी आपका ब्राउजर का उदाहरण है। तो गूगल है, ये आपका सर्च इंजन है। तो सही आंसर है इसका सी विकल्प। तो तैयारी आपको अच्छे तरीके से करनी है, आराम से सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक स्लो स्पीड में देखना है। क्लास को आपको कम से कम 2 से 3 बार देखना है। और साथ ही हमारी मेहनत के लिए आपको इस वीडियो को एक लाइक, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने का जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो आगे, जैसे कि हमारी एग्ज़ाम है 5-6 दिन, तो इस 5-6 दिन के अंदर हमारी और भी क्लासें रहेंगी। तो जैसे ही क्लास डले तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो ये जब भी हो पाएगा जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखने के बाद या बीच में आप लाइक कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्लास को देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये जो क्लास है वो कैसी लगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है मेमोरी से। मेमोरी की इकाइयों को टीबी, केबी, जीबी, एमबी को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे मेमोरी की कुछ इकाइयाँ आपको दी है। अब आपको यहाँ पे विकल्प में देखना है कि बढ़ते या घटते क्रम में, जैसे भी क्रम के अंदर आपको सही लगे उस क्रम में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे टीबी, टीबी से छोटा फिर होता है टीबी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा आपका जीबी, फिर जीबी से बड़ा होता है एमबी, फिर एमबी से बड़ा होता है केबी, एमबी से छोटा होता है केबी। सबसे बड़ा आपका टीबी, फिर टीबी से छोटा आपका जीबी, एमबी से बड़ा आपका जीबी और फिर केबी से बड़ा आपका एमबी। तो सही जो क्रम है वो आपका सी विकल्प के अंतर्गत है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका सी विकल्प। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर केवल हमने ये 50 प्रश्नों की क्लास थी, जिसके अंदर से केवल हमने इस क्लास के अंदर 20 ही प्रश्नों को लिया है। आप इस क्लास को देखिए, एंजॉय कीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए। आपको जल्दी अगली क्लास मिलेगी और इससे आगे के क्वेश्चन मिलेंगे। फिलहाल इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।